लेसन 5 का ही एक भाग है जैव विविधता। अंग्रेजी में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसका परिभाषा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले बहुत से सूक्ष्म जीव हैं, कई पौधे हैं, छोटे बड़े पौधे और जंतुओं, इनकी जो विभिन्न प्रजातियां हैं एवं उनमें कई विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इन सब को ही हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसे हमें याद कर लेना पड़ेगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, पौधों और जंतुओं की विभिन्न जातियों एवं उनकी विभिन्नताओं को ही जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हमें इसमें दो पढ़ना है, एक इसका क्या महत्व है और दूसरा ये कैसे संकट में आ गए हैं, इनकी क्या क्या असुविधाएं हैं। तो पहले हम इसके महत्व के बारे में जानेंगे। महत्व में कई पॉइंट हैं। पॉइंट को ही अगर दिमाग में रखा जाएगा तो उसके अंदर की बातों को हम कुछ समझा कर बनाकर लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है भोजन उत्पन्न करना। हमें जो भी हम भोजन करते हैं उनमें हमारा अनाज है, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, दाल, जितने भी हमारे अनाज हैं। इसके अलावा कई प्रकार के फल हैं जो हम खाने में यूज़ करते हैं, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, ये सब हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। अनाज, फल, सब्जी ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जंतुओं से, विभिन्न प्रकार के जंतुओं से हमें दूध की प्राप्ति होती है, कुछ जंतुओं से हमें मांस की प्राप्त होती है, हम मछली भी प्राप्त करते हैं, कुछ पक्षियों से हमें अंडा प्राप्त होता है। तो देखा जाए जो भी हमारा भोजन है ये या तो वो पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है या पशुओं से प्राप्त हो रहा है। तो ये दोनों हमारे जैव विविधता के ही अंग हैं। अगर हम इनको बढ़िया से बनाकर रखें तो हमारे भोजन की कभी भी कमी नहीं होगी। इसके अलावा 2 नंबर है औषधियाँ और दवाएं। तो जनरली हम लोग आयुर्वेद औषधि का भी इस्तेमाल करते हैं, एलोपैथी दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कई प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में तो जड़ी बूटियां ही इनके प्रधान साधन थे, जिनमें तुलसी, वसाका, कालमेघ, नीम, ये सब कुछ ऐसे पौधे हैं जिनसे हमें औषधि प्राप्त होती हैं। एक मछली है कॉड लिवर, कॉड मछली है, उसके लीवर से एक तेल निकलता है जिससे कॉड लिवर ऑयल मिलता है और इससे हमें विटामिन डी भी मिलता है। हम जो पोस्ता है जानते हैं, पोस्ता से मॉर्फिन प्राप्त होता है, इससे भी दवाएं बनती हैं। सिनकोना से क्विनिन या कुनैन मिलता है, इससे मलेरिया की दवा बनती है। सर्पगंधा से हमें रेसार्पिन प्राप्त होता है, तो रेसार्पिन से ब्लड प्रेशर की दवाएं बनती हैं। तो ये सब दवा जो है हमें देखा जाए तो बहुत सी दवाएं हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो रही हैं। इसके बाद हमारा जो इकोसिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, तो इसमें सजीव और निर्जीव दोनों हैं। इसके 3 भाग होते हैं, प्रोड्यूसर जिसे उत्पादक कहते हैं, कंज्यूमर जिसे उपभोक्ता कहते हैं, और एक डीकम्पोजर होता है। एक होता है डीकम्पोजर जिसे हम अपघटनकर्ता कहते हैं। तो ये तीनों, अगर ये पौधे हैं ये सब प्रोड्यूसर हैं, जितने भी प्राणी जो पौधों पर डिपेंड करते हैं वो कंज्यूमर हैं, और जब पौधे या प्राणी मरते हैं तो उनके शरीर को बैक्टीरिया और फंगस सड़ा गलाकर अलग करते हैं। तो ये सब का ज़रूरत है हमारे इकोसिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए। जो तीसरा पॉइंट था ये। चौथा पॉइंट है जलवायु नियंत्रण। ये क्लाइमेटिक कंट्रोल जो है, हम पहले जान चुके हैं कि हमारे विभिन्न प्रकार के कल कारखानों से, यान वाहनों से ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, मीथेन था, ये पहले बताया गया है। तो ये अधिक मात्रा में निकलती हैं, किंतु
पेड़ पौधे अगर अधिक रहेंगे तो उनका कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण कर सकते हैं, और पेड़ पौधे अधिक रहकर उन्हें ग्रहण करके इस जलवायु के नियंत्रण में भी वो सहायता करेंगे। ये वर्षा करने में सहायता करेंगे, ये अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को भी निकालेंगे। तो पेड़ पौधे हमारे इस जैव विविधता के प्रमुख अंश हैं, तो जो जलवायु नियंत्रण में भी सहायता करते हैं। इसके बाद है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व, हम कोई भी बिल्डिंग या भवन बनाते हैं, उसको बनाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है। अब अंदर का कमरा जो है, रूम है, इसको सजाना है, उसके लिए हमें फर्नीचर चाहिए, दरवाज़ा खिड़की चाहिए, लकड़ी का सामान चाहिए, तो वो सब हमें वनों से प्राप्त होगा। और कागज़, हमें पता है कि जो लिखाई पढ़ाई भी हम करते हैं वो कागज़ पर करते हैं, और कागज़ उत्पादन के लिए बांस या लकड़ी चाहिए। गोंद, विभिन्न प्रकार के पेड़ों से हमें गोंद प्राप्त होता है, आम, बबूल इत्यादि से। विभिन्न प्रकार के पशुओं का चमड़ा जो है, ये चमड़ा उद्योग में से, इससे हमें विभिन्न प्रकार के बेल्ट या जूते चप्पल बनाए जाते हैं, बैग भी बनाया जाता है। रेशम का कीट पालन करके रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं, और भेड़ से ऊन प्राप्त होता है। तो ये सब, इसके अलावा मधु है, ये मधुमक्खी से प्राप्त होता है। हाथी के दांत, इनका भी उपयोग लोग करते हैं, ये हाथी से प्राप्त होता है। इसके अलावा तेंदुआ है, बाघ है, इसका लोग खाल का भी उपयोग करते हैं। तो ये सब हमें मिलता है, हमारे इस प्रकृति से ही मिलता है, पेड़ पौधों से, जंतुओं से मिलता है, और इन पर आधारित बहुत से उद्योग भी विकसित हैं। ये उद्योग चलेंगे तो तुम जैसे लड़कों को नौकरियां भी मिलेंगी। तो ये आर्थिक महत्व के लिए भी हमारा जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट है सौंदर्यपरक मूल्य। हम अपने आसपास अगर यहाँ शहर से बाहर निकले, गांव की ओर जाएं, तो हरे भरे खेत देखेंगे, इससे हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। अगर जंगल की ओर जाएंगे तो उसमें छोटे बड़े पौधे, उसमें रहने वाले जीव जंतु देखकर हमारा मन मुग्ध हो जाता है। और रंग बिरंगी पक्षियाँ भी हैं, ये गीत गाते हैं, उनका मधुर आवाज़ होती हैं, इससे हमारे मन को मोह लेती हैं। रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ती रहती हैं, इससे ये भी हमें प्रसन्नता प्राप्त करती है। तो ये सब सौंदर्य हमारे इस जैव विविधता से ही आते हैं। सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्य में क्या जान देंगे हम प्राचीन काल से ही देखते हैं। अगर जितने प्राचीन हम भवनों को देखेंगे तो भवनों में हम पाते हैं कि उनमें कलाकारी, चित्रकारी की होती हैं। तो उनमें उन भवनों पर या ऐसे भी दीवार हैं या स्मारक है, उन पर कई पशु और पक्षियों के, फूल के, पौधों के चित्रकारी की होती है। तो ये चित्रकारी इसीलिए होती है ताकि लोग जो हैं ये जैव विविधता के प्रति जागृत हों और उनके प्रति उनका प्रेम उत्पन्न हो। हम साहित्य में भी प्रकृति का वर्णन करते हैं। जब तुम हिंदी पढ़ते हो या अंग्रेजी पढ़ते हो तो उसमें जो साहित्य है, उसमें लिटरेचर है, उसमें भी हम पेड़ पौधों का वर्णन करते हैं। हम जो मुहावरे और दोहे पढ़ते हैं तो मुहावरे में भी हम पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का चर्चा करते हैं। जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, हम मुहावरा यूज़ करते हैं। मगरमच्छ के आंसू, इसमें पौधा आया, इसमें जंतु आया। एक अनार 100 बीमार, इसमें पौधा आया। इस प्रकार मुहावरे में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये सब शुरू से ही हमें इसका उपयोग किया जाता है, वर्णन किया जाता है, ताकि हम प्रकृति के प्रति जागरूक हों। तो ये सब 7 पॉइंट है। पहला था भोजन उत्पन्न करना, जिससे अनाज, फल, सब्जी, दूध, मांस प्राप्त होता है। औषधि या दवा, इसमें भी जड़ी बूटियां जो पौधों से प्राप्त होते हैं, कुछ पशुओं से प्राप्त होते हैं। इकोसिस्टम जो है हमारा संतुलित रहता है। जलवायु भी नियंत्रण, ग्रीन हाउस गैस के वजह से या और कारण से भी हम जलवायु को नियंत्रित करते हैं। आर्थिक महत्व में बता दिए कि भवन निर्माण है, उसके लिए लकड़ी, कागज़, चमड़ा उद्योग, ये सब जो है ये सब महत्व रखता है। और सौंदर्य परक जो मूल्य हैं, हरे भरे खेत, हरे भरे जंगल, गीत गाते पक्षियाँ, रंग बिरंगी तितलियाँ, ये सब हमारे मन को मुग्ध कर देते हैं। और सांस्कृतिक मूल्य में हम भवन का दीवार पर ये पशु पक्षियों का चित्रकारी करते हैं। साहित्य में भी, मुहावरा में भी, दोहा में भी इन सबों का उपयोग करते हैं। तो ये इसका महत्व था। इसके बाद हम एक जानेंगे शब्द है हॉट स्पॉट। जो हम मोबाइल में यूज़ करते हैं हॉट स्पॉट, वो नहीं है, ये दूसरा है। इसे हम कहते हैं तप्त स्थल।
तो तप्त स्थल है क्या? ऐसे स्थल, ऐसे स्थान जो जैव विविधता के दृष्टि से अधिक संपन्न है। वहाँ अधिक पशु पक्षी मिलते हैं, कई प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी मिलेंगे। तो वो ऐसे स्थान को हम कहते हैं हॉट स्पॉट या तप्त स्थल। लेकिन देखा जाता है कि ऐसे स्थान आजकल जो है वर्तमान में वो संकटग्रस्त है। तो अब इसमें हमें जानना है कि हमारा जो हॉट स्पॉट है ये विश्व में कुल कितना है और भारत में कुल कितना है, इसके बारे में जानना है। तो विश्व में 34 हॉट स्पॉट हैं। वर्ल्ड में टोटल 34 हॉट स्पॉट हैं। उनमें से हमारे भारत में, इंडिया में 4 हैं। टोटल 34 में 4 हमारे भारत में ही हैं। तो वो 4 भारत में कौन कौन है ये हमें जानना है। तो पहला है पूर्वी हिमालय। हिमालय जो पूर्वी भाग है, तो पूर्वी भाग हिमालय में कुछ राज्य आते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम का कुछ भाग, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो आते हैं पूर्वी हिमालय भाग में। तो ये प्रसिद्ध है प्राचीन पुष्पीय पौधे। इसमें फूल खिलने वाले जो पौधे हैं ये काफ़ी हरे भरे हैं यहाँ पर हैं, तो वो उसमें आते हैं। दूसरा है इंडो बर्मा। इसमें हमारा कुछ भारत का भी भाग है, कुछ बर्मा का भी भाग है। तो उसमें हमारा जो उत्तरी पूर्व जो राज्य है उधर का पूर्वी राज्य जो है, उत्तरी राज्य, वहाँ पर मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम, ये सब कुछ राज्य हैं। ये राज्य उसके अंतर्गत आते हैं। इसमें घास के मैदान, लकड़ी के वन, बड़े बड़े वन और झाड़ियाँ इस इंडो बर्मा के अंतर्गत आते हैं। पश्चिमी घाट और श्रीलंका। तो पश्चिमी घाट तो हमारा भारत में आता ही है, श्रीलंका जिसमें आएगा। तो पश्चिमी घाट जो पर्वत है इसमें गुजरात और हमारा जो है महाराष्ट्र राज्य आता है और कुछ केरल का भाग भी आता है। तो ये सब इस पर्वत में जो सदाबहार वन है, हरे, हमेशा हरे भरे रहते हैं, वो वन है। कुछ सरीसृप जिसको रेप्टाइल्स कहते हैं, मगरमच्छ वगैरह, और उभयचर, मेढक वगैरह, यहाँ कई प्रकार के उभयचर, कई प्रकार के सरीसृप और सदाबहार वन इनमें है। और लास्ट है सुंडालैंड। सुंडालैंड जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो इसके अंतर्गत आता है। इसमें डॉल्फिन है, कहीं कहीं वेल भी तो इधर बहुत कम दिखाई पड़ता है, लेकिन डॉल्फिन, कछुआ, टॉर्टवाइज, मछलियाँ, मूंगा जिसको हम लोग कोरल कहते हैं, और चिंगड़ी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये हमारा हुआ हॉट स्पॉट क्या है और विश्व में कितने हैं। 34 है, भारत में 4 हैं, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका और सुंडालैंड। अब हम अंत में जानेंगे जैव विविधता जो है ये धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, ये क्षति पहुंच रहा है, इसकी समस्याएं हैं। तो वो समस्याएं क्या हैं, इनमें भी, इसमें भी 7 पॉइंट हैं। पॉइंट को हम विशेष करके दिमाग में रखेंगे तो हम इन सब बातों को बनाकर भी लिख सकते हैं। पहला है वास स्थान का क्षय। रहने वाला जगह जो है वो पशु पक्षियों के लिए हो, पौधों के लिए हो, तो ये धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। हम लोग आबादी बढ़ने के कारण घर बनाते हैं, तो आवास के लिए, घर बनाने के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। इसके अलावा हम उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं, उसके लिए भी जंगल को काट रहे हैं। इसके अलावा शहरीकरण का विकास हो रहा है, शहर जो पहले छोटा था अब वो आगे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो जंगलों को काटा जा रहा है। तो इनके लिए हम जंगलों को काट रहे हैं। जब जंगलों को काट रहे हैं तो उनमें रहने वाले जो पशु हैं, पक्षी हैं, इनका वास स्थान नष्ट होता जा रहा है। अब ये नष्ट होने से उनकी प्रजातियां भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। तो ये इसका पहला संकट है कि वास स्थान का क्षय, ये हमारा मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा है वन्य प्राणियों का शिकार। शिकार कुछ लोग शौक से भी करते हैं और कुछ आर्थिक लाभ के लिए भी करते हैं। हालांकि शिकार करना मना है, जंगल में शिकार करना मना है, फिर भी लोग करते हैं। तो हम आर्थिक लाभ के लिए क्या करते हैं, लोग पशुओं का शिकार करते हैं, छोटे बड़े पशुओं का। वो दांत, हाथी को मारते हैं दांत के लिए, खाल के लिए, चमड़ा के लिए बाघ का, तेंदुआ का, गेंडा का शिकार करते हैं। तो ये सब जो है ये करते हैं। और इसके अलावा वो पक्षियों को पकड़कर दूसरे देशों में भी भेजते हैं।
इससे क्या हो रहा है कि अब हमारे जो हाथी हैं, बाघ हैं, तेंदुआ हैं, ये धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। और इसके अलावा पक्षियों भी हैं, पक्षियों को भी पकड़कर भेजने से यहाँ जो हमारे अपने देश में इनकी प्रजातियाँ जो हैं ये लुप्त हो रही हैं। ये एक दूसरा समस्या है। तीसरा है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। ये तो हम लोग कुछ अपने करते हैं या कुछ अनजाने में भी चला आता है। तो अब इनके प्रवेश से क्या होती हैं, जो स्थानीय प्रजाति हैं, हमारी अपनी प्रजाति, वो फसल की हो या पशु पक्षी की हो, ये नष्ट होने लगते हैं। और जब विदेशी प्रजाति आती हैं तो अपने साथ कई नई नई बीमारियां लाती हैं, जो यहाँ के रहने वाले जंतुओं में और यहाँ के पेड़ पौधों में वो बीमारियां फैलने लगती हैं। जो हाइब्रिड मांगूर है, हाइब्रिड मांगूर को लाया जाता है तो ये यहाँ के अपने इतनी संख्या में अधिक वृद्धि होती है कि यहाँ के मांगूर जो हैं ये धीरे धीरे नष्ट होने लगे हैं। लैंटाना नामक पौधों को बाहर से लाया गया तो ये इतने अधिक तेज़ी से बढ़ने लगे कि यहाँ हमारी अपनी जो फसलें हैं ये नष्ट होने लगी। ऑस्ट्रेलियन खरगोश को भी लाया गया था तो वो हमारे भारतीय खरगोश को मारकर नष्ट करने लगे थे। तो ये सब विदेश प्रजातियाँ लाने से भी हमारी अपनी प्रजातियाँ जो हैं ये नष्ट होने लगती हैं। इसके बाद है पॉल्यूशन, प्रदूषण। तो पहले भी जान चुके हैं कि प्रदूषण हमारे द्वारा ही होता है। हम तेज़ी से कल कारखाने लगा रहे हैं, यान वाहन का उपयोग कर रहे हैं, तो इससे जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, वायु प्रदूषण अधिक हो रहा है। तो इस प्रदूषण से जीव जंतु जो हैं ये नष्ट हो रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो वो खत्म हो रहे हैं। पौधे की प्रजातियां भी इस प्रदूषण से नष्ट होती जा रही हैं, ये भी एक खतरा बन रहा है। इसके अलावा है जलवायु परिवर्तन। अब ग्रीन हम लोग अनेक प्रकार के यूज कर रहे हैं, यान वाहन, कल कारखाना, इससे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, मीथेन वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकी अधिकता होती जा रही है। तो अधिकता से बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग से तापक्रम कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो तापक्रम बढ़ने से कुछ जीव जंतु हैं उस उच्च तापक्रम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन भी एक कारण है हमारे जीव विविधता को परेशान करने का। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ जब तब आती रहती हैं, सूखा पड़ने लगता है, भूकंप आता है, तो ये कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं जिससे पेड़ पौधे और जंतु नष्ट होते हैं और ये बार बार आने से उनकी प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं। ज्वालामुखी के बार बार फटने से तापक्रम बढ़ने लगता है और उस तापक्रम को जीव जंतु पौधे सहन नहीं कर पाते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। और अंतिम पॉइंट है अति दोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इसमें क्या होता है कि हमारी आबादी जो है कंटिन्यू बढ़ते जा रही है, तो बढ़ती आबादी के कारण हमारा मांग भी बढ़ता जा रहा है। तो मांग बढ़ने के कारण हम खानों से अधिक मात्रा में कोयला, लोहा, सोना, तांबा, चांदी ये सब निकालते जा रहे हैं। तो खान खोदने के लिए ज़मीन में जगह चाहिए, तो वहाँ रह रहे पशुओं का आवास भी और पेड़ पौधों का आवास भी नष्ट हो जा रहा है। और हम अपने घर बनाने के लिए पेड़ पौधों को भी काट रहे हैं, जंगलों को भी काट रहे हैं। तो इससे ये हमारा जो है ये अति दोहन हो रहा है। और दवाओं के लिए भी हम पेड़ पौधों को काटते हैं, पशु पक्षियों को मारते हैं। तो ये सब ओवर एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत आता है। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं जो हमारे जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन पॉइंट को अगर हम दिमाग में रखें तो हम इस सब की बातों को ये हम बना कर सकते हैं। वासस्थान का क्षय, वन्य प्राणियों का शिकार, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, पॉल्यूशन या प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और अतिदोहन। तो इन सब पॉइंट को दिमाग में रखकर ये समझाया गया है। इससे हम लोग उसको याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं।